मैं अली उमर 28 साल लाहौर की एक बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर हूँ। मेरी शादी को 6 माह हुए हैं। मेरी बीवी ज़ैनब खूबसूरत और समझदार है। हमारी ज़िंदगी खुशगवार है, लेकिन एक वाक़ये ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ज़ैनब अपनी बेहतरीन दोस्त हिना की शादी में शरीक होने गई थी। घर में अकेले बैठा बोर हो रहा था। अचानक ख्याल आया कि पड़ोस में रहने वाली भाभी फौजिया आपा के पास चला जाऊं। वो 30 साल की होंगी, खूबसूरत और पुरकशिश शख्सियत की मालिक है। दरवाजे पर दस्तक दी तो फौजिया आपा ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। आओ अंदर आओ। ज़ैनब कहाँ है? उन्होंने पूछा। मैंने जवाब दिया, वो शादी में गई हुई है। उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। चाय लेकर आएं तो कप रखते हुए उनके दोपट्टा का किनारा खिसक गया। मेरी नज़र उन पर टूट गई। फौजिया आपा ने महसूस किया, लेकिन दोपट्टा ना उठाया। उनकी मुस्कुराहट ने मेरे हवास मुख्तल कर दिए। फिर क्या हुआ? ये तो सिर्फ इब्तिदा है। फौजिया आपा से मेरी मुलाकात इत्तेफाकिया थी। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। वो अक्सर घर के बाहर बागीचे में मसरूफ़ रहती और जब भी मैं वहाँ से गुजरता वो मुस्कुराते हुए मुझसे बात करती। यही मामूली गुफ्तगू हमारी दोस्ती की बुनियाद बन गई। मैंने महसूस किया कि फौजिया आपा के अंदर एक ख़ास किस्म की गर्मजोशी और खुलूस है। वो बहुत सादा तबीयत की मालिक थीं और हर किसी से खुश इखलाक़ी से पेश आती थीं। मैंने भी उन्हें एक सच्चे दोस्त की नज़र से देखना शुरू कर दिया। उनसे बात करना मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि उनकी गुफ्तगू में न सिर्फ दोस्तानापन होता था बल्कि एक गहरी समझदारी भी झलकती थी। लेकिन फौजिया आपा की ज़िंदगी आसान नहीं थी। बेवा होने के बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी थी। वो अपने सास ससुर के साथ रहती थीं और पूरे घर की जिम्मेदारियां निभाती थीं। उनके सास ससुर अक्सर गांव चले जाते थे और ऐसे में वो घर में अकेले रह जाती थीं। कभी कभी उनके चेहरे पर तन्हाई की छाप नजर आती, लेकिन वो किसी के सामने इसका इजहार नहीं करती थीं। फिर एक दिन अचानक ज़ैनब को इसकी माँ का फ़ोन आया। फ़ोन पर उसकी माँ ने बताया कि इसकी बचपन की दोस्त की शादी तय हो गई है और वो शादी की तैयारियों में मदद के लिए ज़ैनब को बुलाना चाहती थी। ज़ैनब इस खबर से बहुत खुश हुई और फ़ौरन तैयारी करने लगी। लेकिन मेरे पास छुट्टी लेने का कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि दफ्तर में कुछ ज़रूरी काम चल रहे थे। मैंने इसे अकेले ही जाने को कह दिया। ज़ैनब ने जल्दी से सामान पैक किया और अगले ही दिन अपनी माँ के घर चली गई। जब वो चली गई तो पहली बार मुझे घर में अकेलेपन का एहसास हुआ। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं इतना लंबा वक्त उसके बगैर गुजारूं। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मुझे इसकी गैर मौजूदगी का एहसास होने लगा। वो 15 दिनों के लिए घर से बाहर थी और इस दौरान मुझे इसकी बहुत याद आती रही। शादी के बाद मैं हर रात अपनी बीवी ज़ैनब के साथ वक्त गुजारने का आदी हो गया था। हमारा रिश्ता न सिर्फ जज्बाती बल्कि जिस्मानी तौर पर भी गहरा था। इसकी मौजूदगी मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी और अब जब वो मेरे साथ नहीं थी तो मैं खुद को खाली और तन्हा महसूस कर रहा था। इस तन्हाई के दरमियान मेरे ज़हन में एक ख्याल आया, क्या फौजिया आपा वो खुशी दे सकती है जिसकी मुझे ज़रूरत है? फौजिया आपा बेवा थीं और मैं सोचने लगा कि शायद उनकी ज़िंदगी में भी वही खला मौजूद हो जो इस वक्त मेरी ज़िंदगी में था। शौहर के जाने के बाद उन्हें भी शायद वही प्यार और तवज्जो नहीं मिल रही होगी जो हर इंसान चाहता है। मैं अक्सर फौजिया आपा से बातचीत करता था। उनकी बातें सुनने में हमेशा एक अनोखी मिठास होती थी। उनकी सादगी और खुलूस मुझे उनकी तरफ खींचने लगा था। जब भी मैं उनसे मिलता हमारे दरमियान हंसी मजाक और मामूली सी बातें होती जो मेरे तन्हाई के एहसास को कम कर देती थी। धीरे धीरे ये रिश्ता दोस्ती से बढ़कर एक अनजाने कशिश की तरफ मुड़ने लगा। कभी कभी जब फौजिया आपा को बाजार जाना होता तो वो मुझसे कहती, अल साथ चलें ना, अकेले जाना अच्छा नहीं लगता। मैं भी उनके साथ जाने में कोई आर महसूस नहीं करता था। उनके साथ वक्त गुजारना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। बाजार में उनके लिए सामान उठाना, दुकानदारों से कीमत कम करवाना, ये सब छोटी छोटी बातें मेरी खुशी का सबब बन जाती थी। जब ज़ैनब घर पर नहीं होती तो फौजिया आपा कभी कभी मेरे लिए खाना बना देती थी। वो कहती, आप अकेले हैं, बाहर का खाना मत खाए, मैं बना देती हूँ। उनका ये ख्याल मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनकी मेहनत और खुद एतमादी ने मुझे उनका और भी ज़्यादा मोतरिफ बना दिया था। धीरे धीरे मैं फौजिया आपा की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होने लगा।
उनकी मुस्कुराहट, उनकी बातें और उनका रवैया मेरे दिल में एक ख़ास जगह बना चुका था। मैं अक्सर उनके बारे में सोचने लगता और ये ख्याल बार बार जहन में आता कि क्या मैं उनकी ज़िंदगी के खला को पर कर सकता हूँ। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरे जज्बात को और गहरा कर दिया। सुबह सुबह जब मैं काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था तो मैंने फौजिया आपा को देखा। वो नहाकर बाहर आ रही थी। उनके गीले बालों पर तौलिया लिपटा हुआ था और उन्होंने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी। इस लम्हे वो किसी फिल्मी हीरोइन की तरह लग रही थी। उनके चेहरे की चमक और सफ़ेद साड़ी का रंग ऐसा था जैसे उन्होंने पूरे माहौल को रोशन कर दिया हो। मैंने एक पल के लिए उन्हें देखा और हैरान रह गया। फौजिया आपा की खूबसूरती मेरी तसव्वुर से भी कहीं ज़्यादा थी। वो मेरी बीवी ज़ैनब से भी ज़्यादा पुरकशिश लगती थी। उनका खुद एतमादी और सादा मिजाजी ने मुझे अपनी तरफ और भी खींच लिया था। इस लम्हे ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम सा गया हो। उनकी हसन का जादू मेरे सर चढ़कर बोल रहा था। इस दिन के बाद फौजिया आपा की यादें मेरे दिल और दिमाग पर छा गईं। दफ्तर में भी मेरा ध्यान काम पर नहीं लग पा रहा था। हर वक्त उनकी हंसी, उनकी बातें और उनका वजूद मेरे ख्यालात में घूमता रहता। अब उनके बगैर रहना मेरे लिए नामुमकिन सा लगने लगा था। फिर एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं दफ्तर नहीं जा सका और घर पर ही रह गया। ज़ैनब किसी काम से बाहर गई हुई थी, इसलिए घर पर मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। मेरी हालत ऐसी थी कि हर पल फौजिया आपा की कमी महसूस हो रही थी। तब मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना फौजिया आपा के पास चला जाऊं। शायद उनसे मिलकर मेरी हालत बेहतर हो जाए। मैं उनके घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला था और वो बावर्ची खाने में मसरूफ़ थीं। मुझे देखते ही मुस्करा कर बोलें, क्या हुआ अल? आज दफ्तर नहीं गए? उनकी आवाज़ में वही ममता भरा प्यार था जो मेरे दिल को थोड़ा सुकून देता था। मैंने थकी हुई आवाज़ में जवाब दिया, नहीं आपा, तबीयत ठीक नहीं है। सोचा अब से मिल आऊं। फौजिया आपा ने फ़ौरन अपना काम छोड़ दिया। वो मेरी तरफ बढ़ी और अपना हाथ मेरी पेशानी पर रखा। तुम्हें तो बुखार है, उन्होंने फ़िक्रमंदी से कहा। बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म दूध बना देती हूँ। मैं उनसे बात करते हुए बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं कर रहा था। उनकी मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून मिल रहा था, जैसे मैं उनके सामने अपने दिल की हर बात खिलकर कह सकता था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, आपा, क्या आप जानती हैं, हर मर्द को अपनी बीवी की ज़रूरत होती है। जब वो मौजूद ना हो तो ज़िंदगी अधूरी सी लगने लगती है। ज़ैनब को कई दिन हो गए घर से गए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इसे गिले लगा लूं, इसके पास बैठकर वक्त गुजारूं। लेकिन जब वो नहीं होती तो ये तन्हाई मुझे परेशान करने लगती है। मेरी बात सुनकर फौजिया आपा ने गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत थी जिसमें हमदर्दी और समझदारी दोनों झलक रही थी। वो शांत आवाज़ में बोले, अल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा ये खला क्यों है। हर इंसान को अपने साथी की ज़रूरत होती है। मैं भी उन एहसासात से अनजान नहीं हूँ। मेरे शौहर के जाने के बाद से मैं भी तन्हाई का तजर्बा कर रही हूँ। ये एक ऐसा एहसास था जो कभी कभी बहुत भारी हो जाता था। उनकी ये बात सुनकर मुझे लगा कि शायद हम दोनों का दर्द कहीं ना कहीं एक जैसा है। मैं कुछ और कहना चाहता था, लेकिन तभी फौजिया आपा ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा अल, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। इससे तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। ये कहकर वो किचन की तरफ चली गईं। मैं कमरे में सोफे पर बैठ गया और उधर उधर देखने लगा। उनका घर हमेशा की तरह साफ सुथरा और सजावट से भरा हुआ था। कुछ ही देर में फौजिया आपा चाय का कप लेकर आए। उन्होंने कप मेरी तरफ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, लो पियो चाय, ये तुम्हारे सर दर्द में आराम देगी। उनकी मुस्कुराहट में एक अनोखा अपनायत का एहसास था जो मेरे दिल को सुकून दे रहा था। हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। चाय वाकई बहुत लजीज थी और उसका हर घूंट मुझे राहत दे रहा था। चाय खत्म करने के बाद फौजिया आपा मेरे पास ही सोफे पर बैठ गईं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, अल, तुम थके हुए लग रहे हो। शायद सर की मालिश से तुम्हें आराम मिले। मैं तुम्हारे सर की मालिश कर देती हूँ। मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। फौजिया आपा ने बड़े प्यार से अपने हाथ मेरे सर पर रखे और धीरे धीरे मालिश करना शुरू कर दी।
उनके हाथों का लम्स बेहद पुरसुकून और आरामदेह था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी हर हरकत मेरे सर के दर्द को कम कर रही हो। फौजिया आपा के इस लम्स से मेरे अंदर कुछ अजीब सा एहसास जाग रहा था। मुझे मालूम था कि उनके दिल में भी कुछ चल रहा होगा, लेकिन जब तक वो कुछ ना कहती मैं कुछ नहीं कर सकता था। फौजिया आपा ने थोड़ी देर मालिश करने के बाद जब चाय का कप उठाने के लिए झुकीं तो उनकी दुपट्टा का किनारा सरक गया। अचानक मेरी नज़र उन पर पड़ी। मैं फौजिया आपा को मसहूर कुन नज़रों से देखते रह गया। उन्होंने महसूस किया कि मेरी नज़रें उन पर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी दुपट्टा को दुरुस्त नहीं किया और बातचीत जारी रखी। इस मंजर को देखकर मैं खुद पर काबू ना रख सका। बेसाख्ता मैंने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और अपने कमरे की तरफ ले गया। कमरे में दाखिल होते ही फौजिया आपा ने लाइट बंद कर दी और मुझे मजबूती से गले लगा लिया। फिर हम एक दूसरे में गुम हो गए और इस रात हमने प्यार की बारिश कर दी। फौजिया आपा ने मुझे दिल से सहारा दिया और मैं उनकी गर्मजोशी में खोकर सो गया। सुबह उठने पर फौजिया आपा बहुत खुश थीं और मैं भी, क्योंकि मुझे वो सुकून मिल गया था जिसकी तलाश थी। मैंने नहा धोकर दफ्तर जाने की तैयारी की तो उन्होंने मुझे दोबारा गिले लगाते हुए कहा, अल जब तक तुम्हारी बीवी मैके में है हर रात मेरे पास आना। मैंने हाँ में सर हिला दिया और काम पर चला गया। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए, लेकिन फिर मेरी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आने वाली थी। ज़ैनब वापस आ गई। अब मेरा ज़्यादातर वक्त उसके साथ गुजरने लगा और फौजिया आपा को वक्त ना दे पा रहा था। मैं क्या करता? बीवी की मौजूदगी में मैं उनके पास नहीं जा सकता था, लेकिन मुझे फौजिया आपा की बहुत याद आती थी। एक दिन जब ज़ैनब बाजार गई हुई थी, मैं फौजिया आपा के पास पहुंच गया। उन्होंने गुस्से और प्यार भरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा, तुम बहुत बदल गए हो अल। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? तुम्हारी बीवी के वापस आने के बाद तुमने मुझे एक बार भी खुश नहीं किया। मैंने माजरत करते हुए कहा, ऐसा नहीं है आपा, लेकिन ज़ैनब मुझ पर शक करने लगी है। वो मुझे तुम्हारे पास आने नहीं देती। अचानक फौजिया आपा ने मुझे जोर से गिले लगा लिया और अपने कमरे में ले गईं। हमने घंटों बातें की। मैं थक चुका था, लेकिन वो मुझे जाने नहीं दे रही थी, शायद इसलिए कि यह हमारी आखिरी मुलाकात हो सकती थी। आखिरकार मैंने किसी तरह खुद को उनसे छुड़ाया और कहा, परेशान मत हो आपा, जब भी मौका मिलेगा तुम्हारे पास आऊँगा। कुछ दिनों बाद एक रात में खिड़की से फौजिया आपा को इशारे कर रहा था कि अचानक ज़ैनब ने ये सब देख लिया। इसकी आंखों में आंसू आ गए और वो जोर जोर से रो पड़ी। मैंने इसे समझाने की कोशिश की कि ये सब महज एक गलत फहमी थी, लेकिन क्या वो मेरी बात पर यकीन करेगी? ज़ैनब के आंसुओं ने मेरे दिल को चीर दिया। वो दुखी आवाज़ में बोली, मैं अपनी दोस्त की शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थी और इस दौरान तुम मेरे साथ धोखा कर रहे थे। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी खुशी के लिए तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। अगर मैं तुमसे दूर रह सकती हूं तो तुम क्यों नहीं रह सकते? इसके अल्फाज मेरे दिल में खंजर की तरह चुभे। फिर इसने फैसला कुल लहजे में कहा, अगर तुम्हारे दिल में अब भी फौजिया आपा के लिए मोहब्बत है तो मुझे सच बताओ। मैं आज ही ये घर छोड़ दूंगी और तुमसे तलाक ले लूंगी। एक औरत अपने शौहर के लिए सब कुछ सह सकती है, लेकिन इसकी जिंदगी में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसकी बातों ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मैंने महसूस किया कि किस तरह एक लम्हे की खुशी के लिए मैंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज़ को खतरे में डाल दिया। ज़ैनब के चेहरे पर जो गम था वो मेरे ज़मीर पर हमेशा के लिए नक्श हो गया। मैंने गिड़गिड़ाकर मुआफ़ी मांगी, ज़ैनब, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ये दोबारा नहीं होगा। तुम मुझे छोड़कर मत जाना। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। इस दिन के बाद मैंने फौजिया आपा से तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। ज़ैनब को मुकम्मल तौर पर एतमाद में लिया। अपनी गलतियों पर सच्ची पशेमानी का इजहार किया। ज़ैनब ने बड़े दिल से मुझे मुआफ़ कर दिया। आज हम पहले से ज़्यादा खुश हैं। इस वाक़ये ने मुझे सिखाया, आर्जी जज्बात पर मुस्तकिल रिश्तों को कुर्बान न करो। शादीशुदा ज़िंदगी में ईमानदारी बुनियादी उसूल है। मुआफ़ी मांगना और सुधरना मर्दांगी की निशानी है। दोस्तों, कभी भी वक्ती खुशी के लिए अपने ख़ानदान को दुख मत दो। याद रखें, बीवी का एतमाद ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख़जाना है। हर गलती की तलाफ़ी मुमकिन है बशर्ते कि नेक नीति हो। सच्ची तौबा करने वालों के लिए अल्लाह की रहमत हमेशा मौजूद है।
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنی رائے سے آگاہ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہماری مزید کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔